हाय, माय नेम इज़ अरुण कुमार शर्मा और आज हम डिस्कस करेंगे स्टेशन यार्ड्स और उनके डिफरेंट टाइप्स के बारे में। ये बड़ा ही सिंपल और थ्योरेटिकल चैप्टर है, तो स्टार्ट करते हैं। हियर इज़ माय इंट्रोडक्शन, यू कैन रीड अबाउट मी। और इसमें एक नई चीज़ मैंने ऐड की है। मैंने अभी एक टेलीग्राम पे ग्रुप बना दिया है, शिक्षा अंडरस्कोर पथ के नाम से। इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस पर आप अपनी जो भी क्वेरीज इन लेक्चर्स को सुनने के बाद आ रही हैं उनको आप वहाँ पे पुट कर सकते हैं। मैं वहाँ पे आपकी क्वेरीज को आंसर करने का ट्राई करूँगा। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे इंडेक्स दिखाया हुआ है। इंडेक्स में हमने स्टार्टिंग के 7 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं जो ग्रीन बॉक्स में दिखाए हुए हैं। आज जो पढ़ रहे हैं वो येलो बॉक्स में है, बाकी जो 2-3 चैप्टर बचे हैं ये आपके रेड बॉक्स में दिखाए हुए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में जो सबसे पहली चीज़ आती है वो आती है कि रेलवे स्टेशन, क्योंकि ये बहुत ही फ्रीक्वेंट है। जो हमने सुना होता है, हम बहुत बार गए भी होते हैं। जब भी हमें कहीं जाना होता है तो हम रेलवे स्टेशन पे जाते हैं। तो रेलवे स्टेशन क्या होता है ये तो हमें सभी को पता है, लेकिन रेलवे स्टेशन बनाया क्यों जाता है, उसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं, वो मैं यहाँ पे पहले डिस्कस कर देता हूँ। तो इसमें मैं अगर आपको बताऊँ तो सबसे पहले लिखा हुआ है एक्सचेंज ऑफ पैसेंजर एंड गुड्स। तो यार ये तो बहुत ही बेसिक कंपोनेंट है कि मतलब स्टेशन हम क्यों बनाते हैं। वहाँ पे पैसेंजर्स बोर्ड हो सकते हैं, डीबोर्ड हो सकते हैं ट्रेन से। सिमिलरली हम वहाँ पे गुड्स को लोड या फिर अनलोड कर सकते हैं। तो ये एक सबसे बड़ा मेन फंक्शन है। नेक्स्ट लिखा हुआ है टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ ट्रेन्स। अगर मैं आपको बताऊं, जैसे आप ये सोचिए कि आप अगर जयपुर से दिल्ली जा रहे हैं, तो जयपुर से दिल्ली इट इज़ अराउंड 250 किलोमीटर्स। तो हमने क्या किया है कि इस 250 किलोमीटर्स के बीच में काफ़ी सारे छोटे छोटे स्टेशंस भी आते होंगे। अगर आपने कभी ट्रैवल किया तो देखा होगा। तो वो छोटे छोटे स्टेशंस आपको एक तो फैसिलिटेट करते हैं पैसेंजर और गुड्स को जो है बोर्डिंग और डीबोर्डिंग में। सेकेंडली वो ये भी फैसिलिटेट करते हैं आपकी ट्रेन की मूवमेंट्स को कंट्रोल करने में। वो कैसे करते हैं कि हम जो है इन छोटे छोटे स्टेशंस पे सिग्नल्स कुछ प्लेस करते हैं और उन सिग्नल्स को देख के ही हमारा जो है ट्रेन का मूवमेंट गाइड होता है। तो ये जो दो फंक्शंस ऊपर दिखाए गए हैं ये सबसे मेन फंक्शंस हैं। बाकी जो इसके सेकेंडरी फंक्शंस हैं रेलवे स्टेशन के, वो नीचे देखिए लिखा हुआ है रीफ्यूलिंग एंड वाटरिंग। होता क्या है कि जैसे हमारा सपोज करिए कोई भी ट्रेन बहुत ही लंबी दूरी पे ट्रैवल कर रहा है, 4-4 दिन 5-5 दिन आप जो है ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं। तो उस टाइम पे होता क्या है कि आपकी ट्रेन में काफ़ी बार जो है लोकों में आपको जो है फ्यूल बार बार भरा जाएगा। तो उस चीज़ को हमने रीफ्यूलिंग बोला है। आपके जो कोचेज होते हैं उनमें जो है पानी की रिक्वायरमेंट बार बार में आती है, तो आप वहाँ पे उनमें वाटरिंग करते हैं बार बार में डिफरेंट डिफरेंट स्टेशन पे। तो ये भी एक रिक्वायरमेंट है रेलवे स्टेशन का। नेक्स्ट है चेंज ऑफ लोकोमोटिव एंड क्रू। तो यार इसको आप ऐसे सोच सकते हो, सपोज करिए आप ए से यहाँ पे सी पे जा रहे थे, लेकिन जो ए से बी वाली लाइन है वो आपकी नॉन इलेक्ट्रिफाइड ट्रैक है, लेकिन बी टू सी जो है वो इलेक्ट्रिफाइड है। तो आपको जो है यहाँ पे बी स्टेशन पे आपको हो सकता है आपको लोकोमोटिव चेंज करना पड़े। यहाँ पे आपका जो है डीजल लोको आया था, डीजल लोको आप हटाएंगे और इलेक्ट्रिक लोको लगाएंगे जो आगे आपके सी तक ले जाएगा। तो आपके रेलवे स्टेशन ये भी फैसिलिटेट करता है कि लोकोमोटिव चेंज करता है। नेक्स्ट है क्रू। ये क्रू का मीनिंग है जो हमारे ट्रेन के ड्राइवर्स होते हैं, जो लोको पायलट होते हैं या फिर गार्ड्स होते हैं या फिर टीटीई जो होते हैं। तो वो यहाँ पे स्टेशन पे आके उन्हें जो है रिप्लेस किया जाता है दूसरे अल्टरनेटिव स्टाफ से, ताकि मतलब लंबी दूरी की गाड़ियों में प्रॉब्लम ना आए। तो ये सारे जो है मैंने फंक्शंस रेलवे स्टेशन के आपको बताए। आगे बढ़ते हैं। आगे मैंने यहाँ पे कुछ रेलवे स्टेशन के क्लासिफिकेशंस बताए हुए हैं। तो हमने समझने के लिए इन्हें दो तरह से क्लासिफाई किया है। पहला है जो है फंक्शनल रिक्वायरमेंट के बेसिस पे, दूसरा है ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट के बेसिस पे। तो इन दोनों के बेसिस पे हमने रेलवे स्टेशन को क्लासिफाई किया है। पहले मैं बात करता हूँ फंक्शनल रिक्वायरमेंट की। इसमें सबसे पहला है वे साइड स्टेशन। तो यार ये बहुत ही बेसिक टाइप के स्टेशन होते हैं जहाँ पे कुछ भी नहीं है, बस आपकी ऐसे सिंपल लाइन ऐसे जाती रहेगी और मतलब कोई भी न्यू लाइन ना तो इसमें मर्ज होगी या डाइवर्ज होगी। तो ये बहुत ही बेसिक टाइप के स्टेशन होते हैं जो आपने जो है अपने ट्रेवल में देखे भी होंगे। नेक्स्ट है जंक्शन स्टेशन। तो ये वो स्टेशन है जहाँ पे 3 लाइन आके मिलती है। आप ऐसे देखिए, सपोज करिए यहाँ बी स्टेशन पे कोई लाइन ऐसे इधर से आ रही थी और एक लाइन यहाँ से आ रही थी, फिर यहाँ पे ऐसे आगे सी को जा रही थी। तो यहाँ पे क्या है कि एक ये और दो ये और मतलब तीसरी ये, मतलब जब भी 3 या उससे ज़्यादा लाइन आके अगर किसी स्टेशन पे मिलती हैं तो उसको हम बोलते हैं जंक्शन स्टेशन। और इसका एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं तो जो है हमारा न्यू दिल्ली वाला स्टेशन है, एनडीएलएस स्टेशन है, बाकी जयपुर जंक्शन है। तो मतलब ऐसे काफ़ी सारे जंक्शंस आपने ऑलरेडी देखे होंगे। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो लिखा हुआ है टर्मिनल स्टेशन।
ये वो स्टेशन है जहाँ पे जाके आपकी जो है रेलवे लाइन टर्मिनेट हो जाती है। इसी अगर मैं डायग्राम बताऊं तो सपोज करिए ये लाइन ऐसे आगे गई और यहाँ पे कोई डी स्टेशन आया और डी स्टेशन पे जाके ये लाइन खत्म हो गई, यानी कि यहाँ पे इसका डेड एंड आ गया। इसके बाद ये लाइन आगे एक्सटेंड नहीं कर रही है, तो ऐसे स्टेशन को हम बोलते हैं टर्मिनल स्टेशन। अब इसका एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं तो अगर आप कभी मुंबई गए हो तो CSMT जो छत्रपति शिवाजी टर्मिनस स्टेशन है मुंबई में, वो एक टर्मिनल स्टेशन ही है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करता हूं मैं बेस्ड ऑन ऑपरेशन रिक्वायरमेंट, तो इसमें पहला लिखा हुआ है ब्लॉक स्टेशंस। इस चीज को आप इस डायग्राम से समझिए। मैंने आपको बताया था कि सपोज करिए आप जयपुर से दिल्ली जा रहे हैं और बीच में ऐसे बहुत सारे स्टेशन आते हैं छोटे छोटे, जहां पे आपने ऐसे सिग्नल लगाए हुए हैं। उन सिग्नल को देख के ही आपकी जो है ट्रेन आगे जाती है। तो ये जो भी स्टेशन है जहां पे आपने सिग्नल्स लगाए हुए हैं, यानी कि जो स्टेशन ट्रेन के मूवमेंट को कंट्रोल कर रहे हैं, उन स्टेशंस को हम बोलते हैं ब्लॉक स्टेशंस। और इन्हें हमने क्लासिफाई कर दिया है A, B और C में। लेकिन कुछ ऐसे स्टेशंस होते हैं, सेकंड यहाँ पे लिखा हुआ है नॉन ब्लॉक स्टेशंस, यानी कि ये ऐसे स्टेशन है जहां पे कोई भी सिग्नल नहीं होगा। लेकिन ये स्टेशन बस इसलिए बनाया हुआ है कि यहाँ पे जैसे जो भी लोकल ट्रेन वगैरह होती हैं, ये यहाँ पे ऐसे आके रुकेगा इस स्टेशन पे और यहाँ पे पैसेंजर्स 2 मिनट में उतरेंगे, चढ़ेंगे और ट्रेन चल देगी। यहाँ पे कोई भी ऐसे सिग्नल वगैरह की रिक्वायरमेंट नहीं है, ट्रेन बिना सिग्नल के यहाँ पे आगे चली जाएगी। तो ये दोनों में आपको ध्यान रखना है। और इस टाइप के स्टेशन को हम फ्लैग स्टेशन भी बोलते हैं या फिर क्लास D स्टेशन भी बोलते हैं। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, ABCD क्या हमने कुछ सुना है ऐसा थोड़ा दिमाग में रखना है। और ब्लॉक, नॉन ब्लॉक और ये जो तीनों मैंने यहाँ पे फंक्शनल के बताए, ये सब भी आपको ध्यान रखने हैं। आगे बढ़ता हूँ, यहाँ पे यार्ड्स के बारे में बताया हुआ है, तो देखते हैं क्या चीज है। लिखा हुआ है यार्ड इज ए सिस्टम ऑफ ट्रैक्स टू रिसीव एंड डिस्पैच ऑफ ट्रेन बोथ पैसेंजर एंड गुड्स। ये क्या होता है यार, ये चीज आप यहाँ पे इस डायग्राम में देखिए। हो क्या रहा था कि यहाँ से हमारी जो भी मेन लाइन थी वो आ रही थी, तो हमने यहाँ पे कुछ और एक्स्ट्रा ट्रैक्स बिछाए हुए हैं जिसे हम पूरी असेंबली को मिला के यार्ड बोल रहे हैं। अब आप देखो तो ये मेन लाइन में हमने क्या किया, ये एक जो है क्रॉस ओवर डाल दिया। क्रॉस ओवर मैंने आपको पढ़ा दिया था, ऐसे ही यहाँ पे एक क्रॉस ओवर डाल दिया है। फिर हमने यहाँ पे एक ऐसे लाइन डाल दिया, फिर एक क्रॉस ओवर डाला और ये वापस ऐसे मेन लाइन में आके मिल गया। तो यहाँ से होगा क्या कि सपोज करिए आपकी कोई भी ट्रेन ऐसे यहाँ से आएगी और फिर ऐसे इधर हम इस लाइन पे इसको रिसीव करेंगे। यहाँ पे आपके जो भी पैसेंजर्स या गुड्स होंगे वो इसमें बोर्ड या डीबोर्ड होंगे या फिर जो भी है, तो वो सब होने के बाद ये ट्रेन वापस चली जाएगी। तो यानी कि हम ट्रेन को रिसीव कर रहे हैं, पैसेंजर्स चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं और उसके बाद जो है ट्रेन जो है डिस्पैच हो जा रही है। ये सब काम कहाँ होता है, यार्ड पे होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है। नीचे लिखा हुआ है इट ऑल्सो फैसिलिटेट्स स्टेबलाइजिंग, सॉर्टिंग एंड फॉर्मेशन ऑफ रेक्स। अगर मैं बताऊं तो ये कुछ स्पेशल यार्ड्स होते हैं, वहां पे क्या है, असेंबली तो सिमिलर होती है जो यहाँ पे ऊपर ऐसे दिखाया हुआ है, लेकिन वहां पे क्या होता है कि हम जो है नए रेक्स को बनाते हैं। रेक क्या होता है मैंने आपको बता दिया है, अगर आपको नहीं पता है तो पहले लेक्चर में आप जाके बहुत अच्छे से अपने बेसिक्स क्लियर कर लीजिए। बाकी होता क्या है कि मतलब हम इन यार्ड्स में जो है ऐसे कोचेस को या फिर वैगन्स को ऐसे हमारी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से अरेंज करते हैं, उसी को हम जो है सॉर्टिंग बोलते हैं और फॉर्मेशन ऑफ रेक्स बोलते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। एक चीज मैं इसमें और ऐड कर देता हूँ कि मतलब आप ऐसे देखेंगे तो मैंने बताया कि ये मेन लाइन आ रही है और इसमें से हमने कोई ये लाइन ऐसे एक्स्ट्रा डाल दी, तो ये लाइन क्या हो रही है कि मेन लाइन से ही निकल रही है और मेन लाइन में ही आके मिल रही है। तो ऐसी जो लाइन होती है इन्हें हम बोलते हैं लूप लाइन। लूप लाइन में हम इसे बोलते हैं। लेकिन अगर ऐसा होता है यहाँ पे सपोज करिए मेन लाइन से अगर यहाँ पे लाइन निकल तो जाती लेकिन यहाँ पे आके खत्म हो जाती, यानी कि इसका ये डेड एंड हो जाता। अगर ऐसा है तो इस केस में हम इसे बोलेंगे साइडिंग। तो यार आपको साइडिंग और लूप लाइन में डिफरेंस पता होना चाहिए। आगे बढ़ता हूँ। आगे यहाँ पे टाइप्स ऑफ यार्ड की बात की हुई है। पहला लिखा हुआ है जो है पैसेंजर यार्ड्स। तो यार ये आपको पता ही है, जो हमारे नॉर्मल स्टेशन होते हैं वहाँ पे जो भी यार्ड होता है उसे हम पैसेंजर यार्ड बोलते हैं। ये कुछ नहीं है, ये ऐसे यार्ड्स हैं जहाँ पे पैसेंजर्स कैन बोर्ड और डीबोर्ड द ट्रेन। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट लिखा हुआ है गुड्स यार्ड। तो यार ये गुड्स यार्ड कुछ नहीं है, मैंने बताया पैसेंजर यार्ड्स में पैसेंजर होते हैं, यहाँ पे गुड्स होता है। तो बस ये ऐसे यार्ड्स हैं जो पूरी तरह से डेडिकेटेड हैं गुड्स के लिए, जहाँ पे हम सिर्फ गुड्स की लोडिंग और अनलोडिंग करते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। एक चीज़ और मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ गुड्स यार्ड के लिए, यहाँ पे कोई भी तरह की सॉर्टिंग या फिर मार्शलिंग नहीं की जाती है, यानी कि हम बस जो है गुड्स को लोड या अनलोड करते हैं। यहाँ पे कोई भी जो है हमारे वैगन्स की सॉर्टिंग, यानी कि उनको हम ऐसे नहीं कि
एक वैगन को निकाल के दूसरी ट्रेन में लगा दिया, ये सब काम यहाँ गुड्स यार्ड में नहीं करते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है मार्शलिंग यार्ड। अगर मैं इसकी बताऊं तो यहाँ पे ही हम ये सब काम करते हैं जो मैंने आपको बताया ऊपर की, जो गुड्स यार्ड में नहीं कर पाते थे। यहाँ पे हम जो है वैगन्स या फिर कोचेस को सॉर्टिंग करते हैं और उनके बाद यहाँ पे न्यू रेक्स बनाते हैं, न्यू रेक्स यहाँ पे फॉर्म होती है। तो आपको ध्यान रखना है मार्शलिंग यार्ड में जो है 3 काम होते हैं। सबसे पहले ट्रेन को यहाँ पे रिसीव किया जाता है, उसे हम रिसेप्शन बोलते हैं। उसके बाद उनकी सॉर्टिंग की जाती है बेस्ड ऑन आवर रिक्वायरमेंट। और जो है तीसरा होता है वो होता है डिपार्चर। एक बार नया रेक बनने के बाद हम उस ट्रेन को भेज देते हैं। अगर यार ये आपको अभी भी समझ नहीं आया तो मैं आगे और डिस्कस करूंगा मार्शलिंग यार्ड, वहाँ आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट लिखा हुआ है लोकोमोटिव यार्ड्स। तो मैं इनकी बात करूं तो ये ऐसे यार्ड्स हैं जहाँ पे लोकोज को रखा जाता है। तो क्योंकि यहाँ पे लोकोज को रखा जाता है तो आप ऐसे खुद से सोचिए कि यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। यहाँ पे आप उनके रिपेयर वर्क की फैसिलिटीज़ देंगे और हो सकता है यहाँ पे आप जो है वाटरिंग की या फिर फ्यूलिंग की आप यहाँ पे फैसिलिटी दें। तो ये सब चीज़ें हमें ध्यान रखनी होती है लोकोमोटिव यार्ड को बनाते टाइम। नेक्स्ट लिखा हुआ है सिक लाइन यार्ड। अगर मैं बताऊं सिक लाइन यार्ड की तो वर्ड में लिखा हुआ है सिक लाइन। तो मतलब होता क्या है कि जो कुछ कोचेज होते हैं या वैगन्स होते हैं जो सिक होते हैं, सिक वैगन्स, तो उन कोचेज को हम जो है सिक लाइन पे प्लेस कर देते हैं। ऐसे यार्ड्स को हम सिक लाइन यार्ड्स बोलते हैं। तो मैंने मोटे मोटे आपको 5 टाइप्स बताए हैं यार्ड के, तो ये आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ मार्शलिंग यार्ड्स को डिस्कस किया हुआ है कि मार्शलिंग यार्ड्स के कौन कौन से और टाइप्स होते हैं। इसमें जो सबसे पहला आता है वो है फ्लैट यार्ड। मैंने आपको बताया कि मार्शलिंग यार्ड्स में मेनली 3 एक्टिविटीज़ होती हैं। तो इस चीज़ को आप यहाँ से और अच्छे से देखिए। वो क्या रहा था कि आपने पहले ट्रेन्स को यहाँ पे रिसीव की, उसके बाद आप क्या करेंगे, ट्रेन्स को यहाँ पे इनकी सॉर्टिंग करेंगे। सॉर्टिंग का मतलब क्या है, आप यहाँ पे ट्रेन रिसीव कर लेंगे, उसके बाद जो है वैगन्स को अपने हिसाब से यहाँ पे अरेंज करेंगे और उसके बाद नया रेक तैयार करेंगे और उसके बाद जब पूरा रेक बन जाएगा तो यहाँ पे लाके उसे प्लेस कर देंगे। तो ये 3 एक्टिविटीज़ हमारी मेन होती है। लेकिन अब इसमें लिखा हुआ है फ्लैट। तो इसका मतलब ये है कि आपका ये जो पूरा कंप्लीट यार्ड है, यहाँ पे ये जो दिखाया हुआ है, ये कंप्लीट यार्ड आपका फ्लैट है। इसमें कोई भी किसी भी तरह का ग्रेडियंट नहीं है। अब क्योंकि ये फ्लैट है तो आप यार खुद से ऐसे सोचिए कि आपको ये जो मूवमेंट मैं कह रहा हूँ कि यहाँ से आप कोई भी वैगन ऐसे खोलेंगे और इधर ले जाके ऐसे दूसरे किसी वैगन के साथ जोड़ देंगे, तो इस चीज़ के लिए आपको एक लोकोमोटिव की ज़रूरत पड़ेगी और वो लोकोमोटिव कंटिन्यूसली यहाँ से कुछ ना कुछ कोच खोलेगा, फिर ऐसे यहाँ पे जाके इसको जोड़ेगा। तो ये सब काम के लिए आपको लोकोमोटिव चाहिए और इससे क्या हो रहा है कि आपका जो है ये प्रोसेस है ये कॉस्टली बन जाएगा। और दूसरी चीज़ और मैं बताऊं इसमें, तो आप ऐसे सोचिए कि लोको जब यहाँ से कोई भी वैगन खोल के यहाँ ले जाएगा, जब यहाँ वैगन वो छोड़ देगा तो उसके बाद ऐसे खाली आएगा। मतलब आप ये सोचिए कि यार ये जो है प्रोसेस है ये हमारा एफिशिएंट नहीं हुआ, क्योंकि जब लोको वापस आ रहा है तो वो कोई भी वैगन अपने साथ नहीं लेके आ रहा है। तो ये सब चीज़ें हैं। और सेकेंडली लोको जाएगा आएगा तो उसकी वजह से उसमें टाइम भी ज़्यादा लग जाता है। तो ये 2-3 इसके लिमिटेशंस मैंने आपको बताया। अगर कहीं पे भी आए तो आप ये चीज़ लिख सकते हैं। तो ये इसके कुछ लिमिटेशंस थे। दूसरा जो टाइप इसमें लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है ग्रेविटेशनल यार्ड्स। तो यार नाम में ही आप देख सकते हैं ग्रेविटेशनल। वो क्या रहा है कि मैंने आपको बताया कि ये पूरी असेंबली फ्लैट यार्ड में फ्लैट थी, लेकिन जो ग्रेविटेशनल यार्ड्स थे इनमें नेचुरली ही इसमें यहाँ पे ऐसे कुछ स्लोप अवेलेबल है। तो इससे फायदा क्या होगा कि आपका जो लोकोमोटिव यहाँ से कोई वैगन खोलेगा और यहाँ पे ले जाके बस रिलीज कर देगा और पॉइंट्स अपने हिसाब से सेट होंगे, तो आपका जो है वैगन अपने आप जहाँ भी डिजायरेबल लोकेशन है वहाँ चला जाएगा। आपके लोकोमोटिव को यहाँ तक जाके वापस उस वैगन को छोड़ के वापस आने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो इसकी वजह से हो क्या गया कि आपका जो है कॉस्ट जो है थोड़ा रिड्यूस हो जाएगा, मतलब एफिशिएंट प्रोसेस हो जाएगा और टाइम भी यहाँ पे थोड़ा बच जाता है। तो इसीलिए हम जो ग्रेविटेशनल यार्ड्स होते हैं इन्हें आइडियल यार्ड्स मानते हैं, आइडियल मार्शलिंग यार्ड्स हम इन्हें बोलते हैं। लेकिन इसकी लिमिटेशंस क्या है वो आप देखिए। पहली लिमिटेशन में इसकी बताऊं तो जो हमारे जो है पेट्रोलियम के जो वैगन्स होते हैं जो यहाँ पे इस फोटोग्राफ में दिखाए हुए हैं, इनको आप कभी भी ऐसे ग्रेविटेशनल यार्ड्स में जो है आप इनको सॉर्टिंग वगैरह नहीं कर सकते। इसका रीज़न ये है, ये आपने पढ़ा भी होगा काफ़ी बार, ये ऐसे वैगन्स पे लिखा होता है लूज शंटिंग ना करें। इसका मतलब ही ये है कि इनकी शंटिंग में लोकोमोटिव हमेशा साथ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने इसको अपने आप ही रिलीज कर दिया। इस चीज़ को हम बोलते हैं लूज शंटिंग।
और ये अलाउड इसलिए नहीं होता है, इसका रीज़न ये होता है कि ये जो पेट्रोल वगैरह होता है ये एक्सप्लोजिव होता है। तो ये जब ऐसे आप इसको ऐसे खुद से ही रिलीज़ कर दोगे तो हो सकता है ये यहाँ पे जाके कुछ हिट वगैरह कर दे और कुछ फायर वगैरह हो सकता है यहाँ पे लग जाए। तो इन सब रीजंस की वजह से हम इनकी लूज शंटिंग नहीं करते हैं। सेकंड लिमिटेशन अगर मैं ग्रेविटेशनल यार्ड्स की बताऊं तो यार ये जो मैंने आपको बताया कि नेचुरल स्लोप ही अगर ऐसा हो, बट ये नेचुरल स्लोप ऐसा होता ही नहीं है। मतलब इतना आइडियल सिचुएशन आपको कहीं मिलेगी नहीं कि नेचुरल स्लोप ही इतना अच्छा है कि आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, बट मिलता नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे हम्प यार्ड दिखाया हुआ है, और ये जो हम्प यार्ड थे ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर यार्ड थे। अगर मैं आपको बताऊं तो नाम में लिखा हुआ है हम्प, तो हमने यहाँ पे कुछ ऐसे ये हम्प सा बनाया हुआ है। इस डायग्राम देखोगे तो यहाँ पे ये हम्प बनाया हुआ है। अब ये काम कैसे करता है वो आप देखना। मैंने आपको बताया था हमारे 3 मेन प्रोसेस होते हैं, ये वही है। यहाँ पे हम जो है रेक्स को रिसीव करेंगे, यहाँ पे आपने रिसीव कर लिया। अब होगा क्या, इस डायग्राम में देखोगे तो जो रेक रिसीव हुआ था उसके पीछे हमने यहाँ पे एक लोकोमोटिव लगा दिया और ये पीछे से पुश कर रहा है। इसको हम पहले ऐसे ये हम्प पे चढ़ाएंगे। जब ये हम्प पे ऐसे चढ़ जाएगा तो हम क्या करेंगे, जैसे हमें ये वाला जो वैगन है इस वैगन को यहाँ पे किसी भी और ट्रेन के साथ जोड़ना है, तो हम यहाँ पे इसको ऐसे स्प्लिट कर देंगे और ये सब पॉइंट्स यहाँ पे ऐसे सेट होंगे। जैसे ही आप इसको छोड़ोगे तो ये जो वैगन है ये अपने आप जिस भी पॉइंट आपने सेट किया होगा उसके हिसाब से उसमें चला जाएगा और उस दूसरी रेक के साथ जाके ऐसे जुड़ जाएगा। इस चीज़ को हम लूज शंटिंग बोलते हैं। तो इसमें हम्प ने फैसिलिटेट किया कि आपके जो है लोकोमोटिव को बार बार अलग अलग वैगन के साथ नहीं जाना पड़ा, और ये जो है अपने आप ही ग्रेविटी के हेल्प से, यहाँ पे क्या होगा कि ये वेट की हेल्प से, इसके ग्रेविटी के हेल्प से अपने आप जो है ये शंटिंग का प्रोसेस हो जाएगा। बाकी यार अगर आप सोचो तो इनडायरेक्टली हमने क्या किया, इनडायरेक्टली हमने जो है ग्रेविटी यार्ड और जो हमारा वो था फ्लैट यार्ड, दोनों के एडवांटेज लेके यहाँ पे एक हम्प यार्ड बना दिया। तो बस कुछ भी नहीं है, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ये से 2009 में आया था यार। क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, आप खुद से सोल्व करिए। आई होप आपने सोल्व किया होगा, मैं डिस्कस कर देता हूँ। लिखा हुआ है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग यार्ड्स आर रिसेप्शन सॉर्टिंग एंड डिस्पैच ऑफ रेलवे वैगन्स आर डन। तो ये तो पता ही है, मार्शलिंग यार्ड, 1 सेकंड में हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे लिखा है रिक्वायरमेंट्स ऑफ मार्शलिंग यार्ड, यानी कि हमारे जो मार्शलिंग यार्ड होते हैं उनकी डिजाइन हम किन फैक्टर्स के बेसिस पे करते हैं। अगर मैं डिस्कस करूँ तो लिखा हुआ है थ्रू ट्रैफिक शुड अफेक्ट लीस्ट एज पॉसिबल। तो आप इसको ऐसे समझिए, होगा क्या कि यहाँ पे कहीं आपकी मेन लाइन होगी और ये जो हमारा यार्ड है, ये जो मार्शलिंग यार्ड है, ये कहीं ऐसे कनेक्टेड होगा इस साइड से भी और इस साइड से भी। तो यार आपकी सोचिए कि यहाँ पे रेक ऐसे मेन लाइन से इधर आएगा और वापस ऐसे इधर से इधर जाएगा। तो ये जो हमारा यार्ड है ये ऐसा होना चाहिए कि ये मेन लाइन को मिनिमम डिस्टर्ब करे, ताकि ये जो मेन लाइन पे जो थ्रू ट्रेन ऐसे चल रही होंगी तो उनकी जो है पंक्चुअलिटी यहाँ पे अफेक्ट नहीं होनी चाहिए। ये चीज़ हम ध्यान रखते हैं। सेकंड लिखा हुआ है यूनि डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ वैगन्स। इस चीज़ को आप ऐसे समझिए कि यार आपको ऐसा नहीं करना है कि मतलब एक वैगन तो यहाँ पे ऐसे हम्प से आया और इस साइड में जा रहा है और कहीं से दूसरा वैगन यहाँ पे ऐसे इधर आ रहा है, तो मतलब ऐसे एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट होना चाहिए इधर। ऐसा नहीं कि दोनों डायरेक्शन से ऐसे कुछ भी मूवमेंट हो रहे हैं, तो उससे क्या है कि एक्सीडेंट वगैरह यहाँ यार्ड में होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस चीज़ को हमें कंट्रोल करना है। नेक्स्ट लिखा हुआ है स्कोप फॉर फ्यूचर एक्सपेंशन ऑफ मार्शलिंग यार्ड। तो यार क्योंकि आप ऐसे सोचिए कि हम जो भी यार्ड जहाँ भी बनाएंगे वहाँ पे हम ये भी देखेंगे कि फ्यूचर में हम कितनी लाइंस यहाँ पे ऐसे और ऐड कर सकते हैं, क्योंकि यार ये तो डिपेंड करता है कि वहाँ पे जो है कितना गुड्स वगैरह आपको डील करना है, कितनी ट्रेन से आपको वहाँ पे डील करना है। तो उसी के हिसाब से हमें फ्यूचर का भी देखना होता है। नेक्स्ट लिखा है शुड बी वेल लाइटेड। तो ये तो बहुत ही ऑब्वियस है कि मतलब हमारे रात में भी यहाँ काम होता है तो वहाँ पे लाइटिंग वाइटिंग प्रॉपर होनी चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट्स दिए हुए हैं जो हमारे स्टेशन यार्ड्स में यूज होते हैं। पहला लिखा हुआ है ट्राइंगल एंड टर्न टेबल। अगर मैं बताऊं तो ये दोनों ही जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये दोनों को हम यूज करते हैं लोकोमोटिव के डायरेक्शन को चेंज करने के लिए। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो दोनों असेंबली थी ये मेनली यूज होती थी स्टीम लोको के टाइम पे, क्योंकि हमारा जो स्टीम लोको था वो एक ही डायरेक्शन में चल पाता था, जबकि ये जो हमारे बाद में डीजल या फिर इलेक्ट्रिक लोको आए हैं ये दोनों डायरेक्शन में चल सकते हैं। तो अब ये जो हमारा ट्राइंगल या टर्न टेबल हैं ये इनकी रिक्वायरमेंट कुछ है नहीं, धीरे धीरे इनको फेज आउट किया जा रहा है। बाकी यहाँ पे हमें डिस्कस तो करना है। तो पहला जो लेफ्ट साइड में है ये है ट्राइंगल। अब ये वर्क कैसे करता है आप देखना। हो क्या रहा है कि सपोज करिए यहाँ पे आपका ऐसे लोकोमोटिव था इस साइड में, तो इसका डायरेक्शन आप कैसे चेंज करेंगे, पहले आप इसको यहाँ से ऐसे इधर लाएंगे, यहाँ पे ऐसे ही आ जाएगा, फिर इसको यहाँ पे वापस ऐसे इधर लाएंगे तो इसका डायरेक्शन अब इधर हो जाएगा।
इधर से मतलब आपने डायरेक्शन इसका ऐसे चेंज कर लिया, तो इस तरह से ये डायरेक्शन तो चेंज कर देगा, बट आपको जो एग्जाम में क्वेश्चन मिल सकता है वो ऐसे मिल सकता है। अगर आप इस असेंबली को ध्यान से देखो यार, तो इसमें हमने यूज क्या किया है, ये यहाँ पे आपने एक सिमेट्रिक स्प्लिट डाल दिया है, सिमेट्रिक स्प्लिट। यार ये सिमेट्रिकल स्प्लिट अगर आपको नहीं पता है ना, तो आप पिछले लेक्चर में अच्छे से जाइए, पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग है, मैंने वहाँ पे ये सब चीज़ डिस्कस की है। तो एक तो हमने इसमें सिमेट्रिकल स्प्लिट डाला है, और इसमें हमने 2 टर्नआउट सिंपल टर्नआउट डाले हैं। तो आपको अगर क्वेश्चन आ जाए कि हम ट्राइंगल में क्या यूज करते हैं, तो आप लिखेंगे एक सिमेट्रिकल स्प्लिट और 2 टर्नआउट, ये आपको ध्यान रखना है। और मैं इसके कुछ लिमिटेशंस बताऊं तो यार, जो हमारा ये ट्राइंगल होता है इसके लिए हमारी स्पेस की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है, तो हम इसको वहीं पे यूज करते हैं जहाँ पे हमारे पास काफ़ी सब्सटेंशियल स्पेस अवेलेबल होता है। दूसरा इसका जो लिमिटेशन है, ये जो कॉस्ट भी इसमें फालतू में बढ़ जाता है, क्योंकि ये आपको बहुत ज़्यादा अननेसेसरी ट्रैक व्रैक ऐसे डालना पड़ेगा, तो उसकी वजह से कॉस्ट थोड़ा इसमें बढ़ जाता है। तो ये इसके कुछ लिमिटेशंस थे। अब मैं डिस्कस करता हूँ टर्न टेबल के बारे में। तो ये टर्न टेबल कुछ नहीं है, मतलब ऐसे ये एक टेबल जैसा एक सर्कुलर शेप का कुछ इक्विपमेंट है, जो यहाँ पे ऐसे दिखाया हुआ है राइट वाली फोटोग्राफ में। तो इस पे हो क्या रहा है कि मतलब काफ़ी सारी जो है लाइंस ऐसे आके मिलती हैं, तो मतलब ऐसे 2 या 2 से ज़्यादा लाइंस इसमें आके मिलती हैं। तो इसके बाद क्या होगा कि आपका ये जो लोकोमोटिव है यहाँ पे इसको ऐसे लेके आते हैं, यहाँ पे ऐसे लेके आएंगे, और उसके बाद इसमें जो है नीचे कुछ मोटर्स वगैरह लगी होती हैं जो इसको पूरे टेबल को ऐसे रोटेट करती हैं, और जिस डायरेक्शन में जाना होगा उस डायरेक्शन में जाकर रुक जाएंगे, और आपका लोकोमोटिव ऐसे उस डायरेक्शन में चला जाएगा। तो ऐसे टर्न टेबल फैसिलिटेट करती है आपके लोकोमोटिव के डायरेक्शन को चेंज करने में। अगर मैं इसके कुछ लिमिटेशंस के बारे में बात करूं तो यार, ये जो टर्न टेबल होता है ये ज़्यादा कॉस्टली होता है हमारा ट्राइंगल से भी, तो इसमें जो है कॉस्ट हमारा बढ़ जाता है। दूसरा अगर मैं बात करूं तो जो है इसमें मेंटेनेंस भी बहुत चाहिए होता है, क्योंकि हमारे इस कुछ मोटर्स वगैरह लगी हुई हैं। तो यार एक चीज़ आप बहुत अच्छे से समझ लो कि जहाँ भी कुछ मूवेबल पार्ट आ जाता है ना, वहाँ आपकी मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी, तो इसमें कुछ मेंटेनेंस भी आपको ज़्यादा करना पड़ेगा। तो ये सब आपको थोड़ा ध्यान रखना है, कहीं पे भी आपको मेंस वगैरह में दोनों में डिफरेंस लिखने में आ सकता है। आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे कुछ और असेंबली बताई हुई हैं जो हम यार्ड्स में यूज करते हैं। लिखा हुआ है बफर स्टॉप्स एंड सेंड हम्प्स। अगर मैं बता दूं तो यार ये आपने कहीं देखा भी होगा, अगर आप ढंग से नोटिस करते हैं स्टेशन वगैरह पे। तो अगर मैं बताऊं तो इन्हें हम कहाँ यूज करेंगे, वो चीज़ आप पहले यहाँ पे इस छोटे से डायग्राम में देखिए। मैंने आपको बताया था ये मेन लाइन होती है, ये लूप लाइन होती है। तो मतलब आपकी ये जो लूप लाइन है, यहाँ हम कुछ इसको एक्सटेंड करते हैं और ये ऐसे कुछ खत्म हो जाती है, यहाँ पे ऐसे डेड एंड आ जाता है। सिमिलरली आपके साइडिंग में भी होगा। तो इसको ऐसे यहाँ पे यूं नहीं कि आपने ऐसे खुला ही छोड़ दिया नॉर्मल ग्राउंड पे, आपको यहाँ पे कुछ ऐसे बैरियर यहाँ पे देना पड़ेगा। ये जो बैरियर होता है, ये बैरियर या तो बफर स्टॉप्स होंगे या सैंड हम्प होगा। अब देखते हैं दोनों को कि दोनों क्या चीज़ हैं। यहाँ जो ऊपर पहली पिक्चर में दिखा है ये आपका बफर स्टॉप ही है, ये आपने देखा भी होगा। अब इसमें क्या है कि मतलब सोचिए कि आपकी कोई ट्रेन अगर इधर आ भी गई गलती से, अगर ट्रेन ने हिट कर भी दिया, तो मतलब ऐसे यहाँ पे इसकी रेल से अच्छी ग्रिप होती है, तो ये मतलब उसका मोमेंटम खत्म कर देगा और उसको रोक देगा, तो उससे आपका जो है डैमेज रिड्यूस हो जाएगा। सिमिलर काम आपके जो है हाइड्रोलिक बफर्स भी कर सकते हैं। ये वाली चीज़ आपने देखी होगी। ये हाइड्रोलिक बफर्स को हम मेनली यूज करते हैं जो है टर्मिनल स्टेशंस पे। आपने देखा भी होगा यार, ये कुछ ऐसा लगा होता है। अब इसे हाइड्रोलिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि होता क्या है कि ये ऐसे कुछ ऐसे मतलब बॉक्स जैसा होगा और उसमें ये ऐसे आप पिस्टन जैसा आगे निकला हुआ है। अगर इस पे आके आपके जो है लोकोमोटिव में कुछ हिट करता है, तो यहाँ पे जो अंदर ऐसे लिक्विड सा भरा होता है, ये इसको अपोज करता है कि ये वापस से उसका मोमेंटम ऐसे खत्म कर देता है। तो ये दोनों का काम ऐसे सेम ही है, लेकिन अलग अलग तरह से हमने बनाया हुआ है। और अगर मैं बात करूँ सैंड हम्प की, तो यार ये सैंड हम्प वही चीज़ है, अगर आपने जो है द बर्निंग ट्रेन ऐसे देखी हो, तो उसमें क्या करता है कि उसमें जो लास्ट में वो ट्रेन का मोमेंटम खत्म करने के लिए कुछ ऐसे राइजिंग ग्रेडियंट दे देते हैं, और राइजिंग ग्रेडियंट देने के बाद होता क्या है कि उस ट्रेन का जो है जब ये उस राइजिंग ग्रेडियंट पे जाती है तो उसका मोमेंटम खत्म हो जाता है। सिमिलर काम जो है हमने सैंड हम्प से किया है। लेकिन अगर आप नाम में देखेंगे तो लिखा हुआ है सैंड, तो हमने किया क्या है ये आप फोटोग्राफ में देखिए। यहाँ जो है पहले हमने एक ऐसे राइजिंग ग्रेडियंट दिया है, और उसके बाद यहाँ हमने कुछ ऐसे ये प्लेटफॉर्म ऐसा बना दिया है, और उसमें अंदर बहुत सारी सैंड भर दी है। तो होगा क्या कि जब आपकी ट्रेन ऐसे यहाँ पे इस पे चढ़ेगी, तो जब चढ़ने के बाद ही पहले मोमेंटम इसका खत्म हो गया होगा, और उसके बाद भी अगर कुछ मोमेंटम रह गया है, तो ये जो हमारी अंदर सैंड होती है, तो उस सैंड में ये जो हमारी ट्रेन जाएगी, और तो उसका व्हील ऐसे
इस सैंड में जाके सिंक हो जाएंगे और उसमें बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन आएगा और उसकी वजह से आपकी ट्रेन रुक जाएगी। तो काम सबका सेम ही है यार, लेकिन हमने अलग अलग तरह से बनाया हुआ है। बाकी और मैं अगर आपको बता दूं तो यार, ये जो सैंड हम्प होता है ना, इसमें जो है मेंटेनेंस बहुत चाहिए होता है। तो अब इंडियन रेलवे जो है ये सैंड हम्प को तो पूरी तरह से फेज आउट करने का प्लान कर रही है, क्योंकि इसमें बहुत दिक्कतें आती हैं। तो आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे फॉलिंग मार्क्स के बारे में बताया हुआ है, ये भी आपने कहीं ना कहीं देखा होगा। फॉलिंग मार्क्स क्या होता है अगर मैं आपको बता दूं तो, आप ऐसे सोचिए कि मैंने आपको बताया था ये मेन लाइन होता है, यहाँ पे कुछ भी ऐसे लूप लाइन है। तो होगा क्या कि यहाँ पे ऐसे सोचिए कि मतलब कुछ डिस्टेंस होगी वहां तक, तो इन दोनों के बीच में जो मेन लाइन और लूप लाइन के बीच में जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हमारा जो आइडियल स्टैंडर्ड जितना डिस्टेंस होना चाहिए उतना है। लेकिन कहीं पे तो जाके ये ऐसे इसका डिस्टेंस रिड्यूस होता जाएगा और ये ऐसे मेन लाइन में आके मिल जाएगी। तो जिस पॉइंट पे इसका जो है डिस्टेंस ऐसे रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है, वहां पे हम कुछ ऐसा बोर्ड लगाते हैं और उस पर आपने लिखा हुआ देखा होगा FM, मतलब होता है फॉलिंग मार्क। वही चीज़ यहाँ पे ऐसे नीचे दिखाई हुई है। अब ये लगाते क्यों है वो आप ऐसे समझिए यार, मतलब आप सोचिए कि यहाँ पे ऐसे आपकी जो है लूप लाइन में कोई ट्रेन आके खड़ी हुई और ऐसे आपने यहीं पे उसको ऐसे खड़ा कर दिया, तो हो सकता है आपकी जब ऐसे मेन लाइन पे इधर से ट्रेन आए तो यहाँ पे हिट हो जाए। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हमने क्या किया कि यहाँ पे एक ऐसा मार्क बना दिया कि उससे आगे जाके ही आपकी यहाँ पे ऐसे ट्रेन रुकेगी, ताकि पीछे से मेन लाइन में भी अगर कोई ट्रेन आए तो कोई ऐसे मतलब साइड कोलिजन वगैरह का दिक्कत नहीं हो। वही चीज़ यहाँ पे यार देखो, तो इस फोटोग्राफ में ऐसे दिखाया हुआ है, यहाँ जो राइट साइड में फोटोग्राफ है, तो यहाँ पे भी वही एक साइड कोलिजन होता हुआ दिखाया हुआ है। तो यहाँ से आप जो है थोड़ा फील कर पा रहे होंगे। आगे देखते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। तो आई होप यार कुछ समझ में आया होगा। वैसे टॉपिक तो सिंपल ही था, मतलब कुछ ऐसा था नहीं। बस आपको ये है कि ये छोटी छोटी चीज़ों को भी थोड़ा पढ़ना है, क्योंकि होता क्या है कि काफ़ी बार हम जो है बहुत हाई फाई पढ़ने के चक्कर में ऐसी सिंपल सिंपल चीज़ों को पढ़ के अच्छे से नहीं जाते हैं, और उसका डिसएडवांटेज काफ़ी बार हमें एग्ज़ाम्स में हो जाता है। तो मतलब एक बार अच्छे से देख लीजिए और इस लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। बाकी आपका अगर कोई भी यहाँ पे डाउट है तो आप यार, मैंने ये जो बताया था कि ये टेलीग्राम पे मैंने ये चैनल स्टार्ट किया है शिक्षा पथ के नाम से, इस पे आप अपना जो है जो भी डाउट है उसको आप लिख सकते हैं। मैं ट्राई करूँगा यार आपके जो है डाउट्स को आंसर करने का। सो थैंक यू।